हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? चलिए, बहुत अच्छे। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज दोबारा देखिए डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। और आज हमके बहुत छोटा सा एक आइडिया है, बट अगेन यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक आइडिया आपसे डिस्कस करता हूँ। व्यूइंग पाइपलाइन का क्या आइडिया है, हो सकता है डोंट नो। और इसका आइडिया समझने के बाद फाइनली जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आज अपने को डिस्कस करना है, दैट इज क्लिपिंग। तो लाइन क्लिपिंग और पॉलीगन क्लिपिंग एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जिस पे भी बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज विल गो फॉर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम आफ्टर दैट, है ना। तो अब पहले बात करता हूँ व्यूइंग पाइपलाइन का क्या मैकेनिज्म है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने लास्ट क्लास में शायद देने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझिएगा। एक्सक्यूज मी। पॉइंट क्या है कि जब भी हम किसी डेटा को या किसी इमेज को, इस डायग्राम से शायद हम बेटर तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यस, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यू कैन रिलेट की लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा इमेज है, इसको देखिए जनरल हम क्या बुला रहे होते हैं, वर्ड कोऑर्डिनेट्स। तो वर्ड कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, दैट दिस इज द एंटायर इमेज। और क्योंकि इसका नाम हम लिख रहे हैं वर्ड कोऑर्डिनेट, तो लेट मी से ये जो है दिस इज XW एंड दिस इज YW, जहां से ओरिजिनली हमने इमेज लिया है ना। लेकिन अगेन अगर आप रियल लाइफ में भी इमेजिन करेंगे और हम कोई एक्चुअल पिक्चर जब देख रहे होते हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमको सब कुछ नजर आ रहा होता है। अगर हम कोई एक इमेज देख रहे हैं तो क्या हम सब कुछ देख पा रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और स्पेशली जब मैं देखने की बात करूं तो मैं अपनी आंखों की बात नहीं कर रहा, डिवाइस की बात कर रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये दिस इज अ सीन ऑफ अ माउंटेन। इमेजिन करो एक माउंटेन है और उस माउंटेन का आप एक पिक्चर क्लिक करें यूजिंग एन कैमरा। तो अब क्या कैमरा के अंदर आप एंटायर माउंटेन कवर कर पाएंगे, यस और नो? एंटायर माउंटेन या पूरा का पूरा सीन तो नहीं आने वाला, उस सीन का जैसे बात एक छोटा सा पार्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो पार्ट आपके टोटल माउंटेन का आपके डिवाइस पे कवर हो रहा है उसको बोल लेता हूँ विंडो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वर्ड कोऑर्डिनेट है उसके अंदर सिर्फ एक स्पेसिफिक विंडो है जिसको आप एक टाइम पे कैप्चर कर रहे होते हो। पूरा का पूरा सीन आप कैप्चर नहीं कर रहे। हालांकि आजकल आप देखोगे जो नए नए मोबाइल फोन्स हैं या कैमरा है, वहां पर ऑप्शंस आते हैं दैट यू कैन टेक सेपरेट फोटोज और बाद में उसको मर्ज कर देता है ना सिंगल शॉट, है ना। बट अगेन क्योंकि हर डिवाइस की कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ लिमिटेशंस है। जी हां, बट अगेन वो भी कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फीचर की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता हो, बट एक आइडिया जरूर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगेन लिमिटेशन हमारी क्या है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक विंडो लॉजिकली हम कवर कर पा रहे होते हैं। और अब प्रॉब्लम क्या है, इस विंडो को फाइनली आप किसी भी स्क्रीन किसी डिवाइस के ऊपर देख रहे होंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो कैप्चर डिवाइस है, जो कैमरा है, उसका रेजोल्यूशन या उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग है, और हमारा जो डिवाइस है जिसके ऊपर हम फाइनली उसको देखेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स अलग होंगे। यस और नो? तो यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ XV, यानी कि हियर V स्टैंड्स फॉर द डिवाइस। मैं दूसरा आइडिया यूज कर रहा हूँ एंड हियर दिस इज कॉल्ड YV। और ये हैंडलिंग करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये देखिए, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इनपुट डिवाइस ने जो विंडो कैप्चर किया है फ्रॉम द सीन, उसका रेजोल्यूशन, उसके जो रेशियोज हैं वो अलग हो सकते हैं। और फाइनली जिस डिवाइस के ऊपर आप उसको व्यू करना चाह रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स अलग हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो लास्ट टाइम आपसे आइडिया भी डिस्कस कर रहा था कि जब भी हम किसी इमेज को किसी दूसरे डिवाइस के अंदर, इवन किसी दूसरे एप्लीकेशन के अंदर रखते हैं, मान लीजिए आपको इमेज डाउनलोड कर उसको पीपीटी या वर्ड के अंदर लेके आओगे, तो कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा नजर आने लगता है। या खासकर जब आप पेंट के अंदर, पेंट ब्रश सभी ने किया होगा एमएस ऑफिस में, जब कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर नॉर्मली जो इमेजेस बहुत बड़ी नजर आती है, बिकॉज उसका रेजोल्यूशन बहुत हेवी होता है। तो एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को कंसीडर करता है, तो इमेज अचानक बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको अपने को दोबारा हैंडल करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हेलो कुसुम, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। इट इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्लेइंग व्यू ऑफ अ पिक्चर ऑन एन आउटपुट डिवाइस। प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं? एक पिक्चर को हमने कैप्चर किया है और उसको किसी डिस्प्ले डिवाइस पे हमको डिस्प्ले करना है, और उसके लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, सो दैट इस डिवाइस के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर रेजोल्यूशन उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके ओके, तो कुसुम ये क्लास आप अटेंड करो, जितना भी आप सीख पा रहे हो। इवनिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम 7 to 8:30 PM, है ना। तो उस क्लास में बात कुछ सीखोगे, बिकॉज़ मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आप रिलेट कर पाएंगे। तो वो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, उस पर अलग से ध्यान दीजिएगा। यस, तो अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एनी कन्वीनिएंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रेफर्ड टू एज वर्ड कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ पिक्चर। तो ओरिजिनली जो पिक्चर हमने कैप्चर किया जिस डिवाइस के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू की है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट। अगेन एक 2 डायमेंशनल व्यू हम ले रहे होते हैं टोटल एरिया का, एक सब एरिया, उस सब एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, पिक्चर, जो हमारे डिवाइस ने सेलेक्ट किया होता है, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हर डिवाइस का मैं आपको बताऊं, जो विंडो है, विंडो की डायमेंशन क्या होगी, आप मुझे बताएं, क्या डिवाइस पे डिपेंड करती है? जैसे यहाँ पर अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो जो सबसे लेफ्ट राइट का जो पार्ट में कवर कर सकता हूं दैट इज W max, XW max, और लेफ्ट दैट इज XW min। सिमिलरली यहाँ पर दैट इज XW min एंड दैट इज YW max। जी हाँ, डिवाइस पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा ना, इवन जो लेंसेज भी होते हैं ना, वाइड एंगल है या किस काम के लिए, किस तरह के फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दूर का शॉट है, पास का शॉट है ना। तो उसी आइडिया पे ये लॉजिक बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। वही बात ही कर रहा है कि मैं यहाँ पे दिस इज W max, दिस इज W min, दिस इज Y min, दिस इज Y max, और ये सब मिलके एक विंडो हम बना रहे होते हैं जिसको कैप्चर कर रहे हैं। अब द एरिया ऑन द डिस्प्ले डिवाइस टू विच द विंडोज मैप इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। अब देखिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अपने को चेंज करनी है, सॉरी। तो ये जो हमने कैप्चर किया दैट इज विंडो। जब ये विंडो का बोल रहे हैं, जब इसको वर्ड कोऑर्डिनेट के ऊपर देख रहे होते हैं, जब इस क्लिप्ड पार्ट को या क्रॉप्ड पार्ट को हम देख रहे होते हैं डिवाइस के ऊपर, तो उसको हम बोल रहे हैं व्यू पोर्ट, है ना। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट V। तो V स्टैंड्स फॉर व्यू पोर्ट। तो XV जो लार्जेस्ट कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, X में जो स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली इधर अपने को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। द विंडो डिफाइंस व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड, द व्यू पोर्ट डिफाइंस वेयर इट इज टू बी डिस्प्लेड। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात इसने बोली है। विंडो बता रहा होता है क्या दिखाना है, और व्यू पोर्ट बता रहा होता है वो कहां पर किस तरह से दिखाना है। नाउ द मैपिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वर्ड कोऑर्डिनेट सीन टू द डिवाइस कोऑर्डिनेट इज रिफर्ड टू एज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द वर्ड विंडो टू द डिवाइस व्यू पोर्ट, इसी को हम बोलते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन और विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंपली विंडोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार इसके जो डेरिवेशन है, इसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, उसको भी मैं कवर करूंगा। बट बिफोर वी डू दैट, बताइए यहां तक का आइडिया आपको समझ आ रहा है क्या? यस, ओके ओके। तो लेट मी गो वन बाय वन, और एक एक पॉइंट देखिए, मैं फॉलो करता हूं। बहुत सारी वैल्यूज होंगे तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ आ रहा है मिन मैक्स और ये वैल्यू कैसे है। तो आई कैन डायरेक्टली कम विद द आंसर आल्सो, बट कुछ वैल्यूज लिखता हूं, डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद में समझेंगे कि चीजें जो है वो हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। तो अगेन मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन पहले से करके रखी ताकि बहुत ज्यादा टाइम हमारा ना लगे। एक बार इस कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करते हुए मुझे बताइएगा फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखता हूं,
मान लीजिए 2 पॉइंट है हमारा, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, रैंडम एक पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एंड y, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ xw एंड yw, मतलब हम विंडो की बात कर रहे हैं। सिमिलरली लेट मी टेक अ रैंडम कोऑर्डिनेट हियर, और यहाँ पर मैं उसको बोल देता हूँ क्या, दैट इज xv और yv, बिकॉज हम व्यू पोर्ट्स की, व्यू पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। यस, अब यहाँ पर देखिएगा मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले रेशियो एक्चुअली हमें समझनी पड़ेगी कि क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम, ताकि उसको नॉर्मलाइज कर सके। तो x और w दोनों के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं, फिलहाल हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट माइनस करूँ तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे xw max माइनस xw min, तो हमें पता लग जाएगा टोटल क्या रेंज है। ये बात बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या। अगर मैं सिर्फ x एक्सिस पे देखूं तो कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं, मेरा जो डिवाइस है वो x एक्सिस पे कितना पार्ट कवर कर रहा है। यस, सिमिलरली उसी तरह जो मेरा डिवाइस का जो कोऑर्डिनेट्स है वहां पर भी मैं देखूंगा कि डिवाइस यहाँ पर कितना पार्ट कवर कर रहा है, तो दैट इज v max माइनस v min। तो अगेन अगर मैं इसको रेशियो करके लिखूं तो समझिएगा दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं, एक तरफ मैं लिख रहा हूं xv max माइनस xv min, तो इस पॉइंट को हमने नॉर्मलाइज कर लिया, सेम स्केल पे लेके आना है ना, और इसको हम कर रहे हैं xw max माइनस xw min, ताकि इनका जो रेशियो है उनको कंपेयर किया जा सके। और ऊपर देखिए मैं क्या लिखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा जो पॉइंट है ये क्या है, दैट इज xv, और मैं इसका डिस्टेंस देखना चाहता हूं मिनिमम के साथ, तो मैं लिख रहा हूं xv माइनस xv min। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये इधर xw वाला जो है xw माइनस xw min। तो अब आप मुझे बताइए, आप आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं कैसे मैं क्यों कर रहा हूं। एक तरह से रेशियोज हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा इन दोनों पॉइंट्स का आपस में क्या डिस्टेंस है और उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड किया, दिस वन। सिमिलरली यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स का आपस में क्या डिस्टेंस है और उसको टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर आपस में इक्वेट कर दिया, ताकि एक की रेशियो को दूसरे की रेशियोज के साथ मैच अप किया जा सके। कोई रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ेगा ना, हमें जब रेशियो कैलकुलेट करनी है तो अल्टीमेटली आप सोचिए आपके पास गिवन क्या होगा, है ना। मैं समझाता हूं क्यों लिया। ये जो xw yw है, क्या ये आपके पास गिवन होगा पहले से, सोचो। जी हाँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और शायद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको यही फाइंड करना होगा कि xv और yv की वैल्यू क्या होगी। कोई भी पिक्सल, कोई भी कोऑर्डिनेट जो वर्ड कोऑर्डिनेट पे पहले आप देख रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद व्यू पोर्ट पे डिवाइस पे कहां नजर आएगा, ये तो सवाल है एक्चुअली। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये पिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहां नजर आएगा, तो इसीलिए एक कोई पिक्सल तो लेना पड़ेगा, इसी वजह से उसकी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो मैं पहले जो बेसिक इक्वेशन जहां से मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बताओ क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो मैं पहले इस डिस्टेंस को मान लीजिए, लेट मी से दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c एंड दिस इज d, तो क्योंकि रेशियोज की बात है तो ये जो पार्ट है दैट इज a को डिवाइड कर रहा हूं b से, यानी कि मेरा जो पिक्सल है उसका जो डिस्टेंस है x min से। सिमिलरली यहां पर नाउ दिस पार्ट इज c एंड दिस पार्ट लेट मी से कैपिटल D, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं। और अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है तो रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बट सिंपल है। यहां से जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लेके जा रहा हूं राइट हैंड साइड पे, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ यही बचेगा xv माइनस yv min, और ये क्योंकि राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म जो है, ये पहले वाला पार्ट एज इट इज है, और ये जो लोअर पार्ट यहां पर था ये मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं। ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई में चला गया दिस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चालाकी हम कर रहे हैं। चालाकी क्या कर रहे हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट था पहले अंदर लिखा हुआ उसको बाहर लेके आ रहा हूं, और ये जो नया पार्ट हम डिनोमिनेटर से लेके आए हैं उसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड है लॉजिकली ऊपर, फॉलो कर पा रहे हैं ना। यस, और डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं अंदर लेके चला गया, बिकॉज ये इस पॉइंट में बहुत सारे लोग मिस करते हैं, है ना। और ध्यान से अगर आप देखोगे ये जो रेशियो है ना, तो मैं इसको अलग से भी लिख लेता हूं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, दैट इज v max माइनस v min को जब डिवाइड में करूंगा w max माइनस w min। क्या लॉजिकली दिस इज स्केलिंग, स्केलिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, यस और नो। यानी कि मान लीजिए पहले जो डिस्टेंस था, अभी जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर w max और w min के बीच में डिस्टेंस है 10 और यहाँ पर डिस्टेंस है 20, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 2 टाइम स्केलिंग की गई है, तभी तो मैं पता लगाऊंगा कि मेरा जो पिक्सल है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होगा। तो वही काम देखिए, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है, जो नया डिस्टेंस है दैट इज v max माइनस v min डिवाइडेड बाय x max माइनस x min, या w max w min, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। और इस पूरे टर्म को मैं sx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसके बारे में शायद हम पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं, फॉलो कर पा रहे हैं क्या। ओके, बाकी इस टर्म को यहाँ पर एज इट इज लिख रहे हैं। अगला काम देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो x min है इसको भी इधर लेके आ रहे हैं प्लस में। तो यहाँ पर फाइनली आप देखेंगे तो ये कुछ इक्वेशन हमें समझ आ रही है। इक्वेशन क्या है, xv, ऑफ कोर्स जैसे मैं आपसे बोला था इसका नया वैल्यू अपने को चाहिए, तो xv का नया वैल्यू क्या है, xv का नया वैल्यू है xv min प्लस स्केलिंग मल्टीप्लाइड बाय xw माइनस xv min। ऑल दिस बात को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये वैल्यू अगर आपको निकालना है तो पहले तो बेस पे पहुंचना पड़ेगा, यस और नो। एरे की तरह भाई, अगर किसी पॉइंट का एड्रेस निकालना है, पिक्सल निकालना है, तो बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये था बेस आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जितना भी पहले इसका डिस्टेंस था, बिकॉज xw माइनस xw min तो पहले वाला डिस्टेंस ही है ना, तो जितना पहले डिस्टेंस था उसको स्केलिंग से मल्टीप्लाई किया तो पता लग जाएगा कि वो डिस्टेंस बढ़ा के कम हुआ, यस और नो। यस, है ना। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर x के लिए डेरिवेशन कर रहा हूँ, अगर पूरी इक्वेशन में बस जहां x है मैं वहां y लिख दूं तो क्या कोई चेंज होना चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा, बिल्कुल सेम आइडिया है, बस जहां x है वहां मैंने y लिख दिया, तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसको यूज करके हम yv की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मुझे बताएं क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या, कि कैसे हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, ओके। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बेसिक आइडिया ट्रांसलेशन का हमने पहले भी सीखा है ना। अब कैसे इस पॉइंट को इधर से इधर शिफ्ट करें, तो आप मुझे बताएं कि नहीं से कि जो विंडो हमारे पास है, आपकी जगह पूरा विंडो देखेंगे, अगेन क्या मैं इस पॉइंट को, इस पूरी विंडो को ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर सकता हूं, याद करके बताइए। ओरिजिन पे, जी हाँ, अगर ओरिजिन पे मुझे ट्रांसलेट करना होगा तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा। आई थिंक जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज xw min, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आपको मूव करना पड़ेगा। यस, सिमिलरली वर्टिकली कितना नीचे आना पड़ेगा, आई थिंक दैट इज yw min। तो अगर आपको याद होगा ऑलरेडी ये मैट्रिक्स हम स्टडी कर चुके हैं, तो अगर पहले मुझे ट्रांसपोज करना है तो ये मैट्रिक्स आपको याद है 1 1 1, बाकी सब जगह हम 0 लगा रहे होते हैं, और tx और ty जितना ट्रांसलेट अपने को करना है, तो हॉरिजॉन्टली पीछे आना xw min और वर्टिकली नीचे आना yw min। दिस मैट्रिक्स मेक सेंस, जल्दी से बताएं पॉइंट पूरा कर पा रहे हैं क्या। अच्छा, जहां तक बात sx और sy की है, शायद उसकी वैल्यू कैलकुलेट आपने पहले से कर ली है।
या उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोबारा लिख दूं, एस क्या है, जस्ट इनका रेशो है, तो दैट इज एक्स वी मैक्स माइनस एक्स वी मिन डिवाइडेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू मिन। फॉलो कर पा रहे हैं? तो ये रेशियोज आपको पहले से पता है एक्स और वाई की। तो एक बार जब आप इसको ओरिजिन पे ले आएंगे तो अगला काम क्या कर सकते हैं, अब आप डिवाइस के हिसाब से स्केलिंग कर सकते हैं, कम या ज्यादा कितना भी। और आखिरी काम मेरे ख्याल से दोबारा अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इस बार जब ट्रांसलेट करेंगे तो विंडो के हिसाब से करेंगे या डिवाइस के हिसाब से, व्यू के हिसाब से। तो इस बार डिवाइस के हिसाब से करेंगे और इस बार आप पॉजिटिव ट्रांसलेशन करेंगे, तो दैट इज एक्स वी मिन वाई वी मिन। जरा मुझे बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जैसे अगर आपको याद हो, जब किसी फाइव पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने रोटेट किया था तो वहां भी यही कर रहे थे, पहले ट्रांसलेट करते थे, फिर रोटेट करते थे, फिर बैक ट्रांसलेट करते थे। बट इस बार सवाल स्केलिंग का है, बट वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो पहले हमने ट्रांसलेट किया टू द ओरिजिन, उसके बाद स्केल किया, उसके बाद दोबारा ट्रांसलेट किया। क्या ये सारा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, अब अल्टीमेटली बिकॉज हमें तो रिजल्ट चाहिए, तो इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है, वो मैंने यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो बाकी जो वैल्यूज है यहाँ तो सेम ही रहेगा, बस ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट्स हैं ये काफी चेंज होने वाले हैं, तो ये अच्छे से ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। और अब अगर किसी भी पिक्सल की या किसी पॉइंट की बात करें कि वो कहां पर नजर आएगा, तो जस्ट बताएं क्या करना होगा आपको। जस्ट एक्स वाई और जो भी डब्ल्यू हम वन मान के चलते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, वो आपको लिखना है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। जरा बताएं पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके। तो पहले इस आइडिया पे एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, एक बार दोबारा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। कहां पे बात कर रहे हो? लास्ट वाले में वाई मिन माइनस आएगा, एक मिनट रुकिए, ये माइनस ही होना चाहिए, करेक्ट। वो तो सिमेट्री, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि उठा के उसके बाद अगर किसी भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होगी तो उठा के बाद में इस किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए मेरे को मिला है 2015 में, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, एक बार इसको ऑब्जर्व करो और मेरे को बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या। इसके ऊपर पढ़िएगा, एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही आंसर होगा। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पर सही पूछा है, गलत पूछा है? रॉन्ग पूछ रहा है, वेरी गुड जी। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट है वो फिर भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट ए पहले पढ़ूं, द मैपिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एंड द लाइंस दैट फॉर्म्स अ पिक्चर इनटू द एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट ऑन द डिवाइस और वर्कस्टेशन इज नोन एज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है जो भी मैपिंग कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के, जैसे मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था, एंड द लाइंस दैट फॉर्म्स अ पिक्चर इनटू एन एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स, अगेन जो फाइनल लाइंस होती हैं ऑन द डिवाइस और वर्कस्टेशन इज नोन एज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ख्याल से सही बात ये बोल रहा है ना। तो टोटल जब हम देख लेते हैं, यानी कि मिन और मैक्स की वैल्यू मैं पता हूं और कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता हूं, तो ओवरऑल जो हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहां पर फॉर्म होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बी, द राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम to which whose coordinates are described in the picture is known as the word coordinate system। देखिए अगेन राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, अगेन अगर आपको याद हो फिजिक्स वगैरह आपने पढ़ी है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स पढ़े थे आपने, है ना। तो इन जनरल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, फ्लेमिंग्स रूल पढ़े होंगे, यस, कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड क्या होता है, मेरे ख्याल से फोर्स, है ना, जो भी है। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है इन जनरल, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम। तो वही बात बोल रहा कोई इससे घबराइएगा मत, कैसे कोई डिफरेंट बात बोली है। द राइट हैंड कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट्स in whose coordinates are described in the picture is known as the word coordinate system। तो of course उसमें से हम जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं, उसको word coordinate system बोलते हैं। सी क्या बोल रहा है, तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। सी स्टेटमेंट क्या था, द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डिवाइस ऑफ वर्कस्टेशन वेयर द इमेज is to be displayed is known as physical device coordinate system। तो ये अलग-अलग टर्मिनोलॉजी है अलग-अलग बुक्स की, ये बात भी सही है। इसको हम व्यू पोर्ट या फिजिकल पोर्ट भी बोल रहे होते हैं, जहां पर एक्चुअली इमेज हम देख रहे हैं। ये जो डी पॉइंट है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको आप देखेंगे। द लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इन व्हिच द डिवाइस एरिया ऑफ द वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस कॉरेस्पॉन्ड्स टू x mod x square whose lower left hand corner is at the origin of the coordinate system is known as normalized device coordinate system। तो कुछ गड़बड़ इसने लिखा हुआ है which doesn't make sense। तो यहाँ पर ABCD में आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। करेक्ट मतलब दिस इज इनकरेक्ट। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, इसी का अब देखिए यहीं से कोई अलग आइडिया नहीं है, इसी का डिफरेंट आइडिया क्या है। जाहिर सी बात है कि नॉर्मली जब आप किसी भी सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम पे व्यू कर रहे होते हैं तो हमें बार बार क्रॉपिंग करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो रहा है, बट अगेन एक फाइनल पिक्चर अगर आपके पास आ रही है ना, जैसे आपने मेरे ख्याल से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई इमेज वगैरह अपलोड की होगी तो क्या क्रॉपिंग की जरूरत पड़ती है कभी कभी? जी हाँ, बिकॉज हम पूरा अगर एक स्पेसिफिक एरिया हमारे पास है, कभी कभी तो जानबूझ के हम क्रॉप करते हैं, या एक स्पेसिफिक एरिया हमारे पास है और उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो बचा हुआ पार्ट हमें क्रॉप करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर उस क्रॉप वर्ड को हम यूज नहीं करते, यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लिप, है ना। तो अगेन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, बिकॉज़ हम पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लुक एट दिस इमेज। तो ये एक एंटायर इमेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा।
और क्योंकि स्टार्ट हम करते हैं लाइन क्लिपिंग से तो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस में बात कर रहे हैं। अब ये पूरा इमेज है जहां पर बहुत सारी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वो पार्ट चाहिए जो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है, यानी कि इस विंडो के अंदर है। तो क्या यहां पर हम क्रॉपिंग या क्लिपिंग कर रहे होंगे? जी हाँ। तो अब आप देखेंगे जो रिजल्टेंट इमेज है, ये जो लाइन है विच इज कनेक्टिंग P9 टू P10, क्या ये पूरी तरह क्रॉप हो गई है? यस। तो लाइन आपको रिजल्ट में नजर आ ही नहीं रही है। सिमिलरली ये वाली लाइन भी P3 P4 भी पूरी तरह बाहर चली गई है। 1 और 2 P1 और P2 को जो लाइन कनेक्ट करे पूरी अंदर है, लेकिन कुछ लाइन ऐसी हैं और लाइन सेगमेंट ऐसे हैं जो पास थ्रू हो रहे थे, उनको देखिए आपको एक्चुअली क्रॉप करना पड़ेगा। तो P6 एज इट इज है, बट नाउ दैट इज नॉट P5, दैट इज P5 डैश, या P7 और P8 दोनों तरफ से हमने हटा दिया है, तो दैट इज P7 डैश और P8 डैश। तो उनको जो बचा हुआ पार्ट था उनको हमने यहां से क्रॉप कर दिया या क्लिप कर दिया है। ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? ओके। तो अगेन एक पूरी इमेज के अंदर अगर किसी भी विंडो को आप ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ कितना पार्ट आ रहा है उसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड क्लिपिंग। देखिए लिखते हैं आगे क्या, एनी प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाइज दोस पोर्शन ऑफ द पिक्चर that is either inside or outside of a specific region of a space is referred to as clipping algorithm or simple clipping। एक पूरी इमेज के अंदर एक पोर्शन के अंदर और बाहर कौन कौन से पार्ट्स होंगे इसको आइडेंटिफाई करना है ना, यही क्लिपिंग कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर कौन से पार्ट ही डिस्प्ले कर पा रहे होंगे विच आर देयर इनसाइड द विंडो। यस, तो ये जो विंडो है इसको इन जनरल हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट क्लिप विंडो। इसका बोल्ड क्लिप विंडो, और जो आउटसाइड पार्ट है वो चला जाएगा। एप्लीकेशन तो आप सोच सकते हैं एक बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंट्स हो सकते हैं जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट आपको होगी कि पूरा पिक्चर आपको नहीं चाहिए, उस पिक्चर का कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको चाहिए, तो बाकी का जो पार्ट है उसका क्रॉप करना चाहते हैं, उसका क्लिप करना चाहते हैं, और अगेन जो रिजल्टेंट पार्ट है फिर उसको पूरी तरह व्यू करेंगे। अच्छा, अगेन अगर मैं आइडिया की बात करूं, टोटल आइडिया क्या है और हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे सिंपल बहुत आइडिया है, सबसे सिंपल आइडिया बोलता है पॉइंट क्लिपिंग। तो ये तो खैर बहुत ही आसानी में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर एक सिंपल सा पॉइंट आपके पास है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर दैट पॉइंट इज इनसाइड दिस क्लिपिंग विंडो और आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। और जाहिर सी बात है कि हम उस पॉइंट को डिस्प्ले सिर्फ कब कर रहे होंगे अगर वो इनसाइड है ना, आउटसाइड हम उसको हटाएंगे। तो पॉइंट क्लिपिंग हो सकती है जो हमको पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स, जहां पर हम दो को डिस्कस करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट, दोनों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया क्लिपिंग, जहां पे पॉलीगन्स हमारे पास है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, कोई भी इमेज है, उसकी क्लिपिंग कैसे करनी है। और थ्योरेटिकली है ना, फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप सरफेस क्लिपिंग या टेक्स्ट क्लिपिंग भी पढ़ सकते हैं, कर्व क्लिपिंग सॉरी या टेक्स्ट क्लिपिंग, बट वो नेट में हम कवर नहीं कर रहे थे बिकॉज़ नेट में कायदे से तो दो ही पॉइंट हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जहां पर नाम नेम बाय नेम मेंशन है व्हिच इज लाइन क्लिपिंग एंड एरिया क्लिपिंग, है ना। तो क्लिपिंग क्या है या क्रॉपिंग क्या है, जैसे बोला नॉर्मली हम क्रॉपिंग यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्लिपिंग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पहले आपको समझ आ रहा है क्या? जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल मैं लाइन और पॉलीगन दोनों की इन डेप्थ डिस्कशन एल्गोरिथम दिखाऊंगा कि इसको करेंगे कैसे करेंगे, है ना। तो जस्ट थ्योरेटिकली समझाने के लिए पहले एक बार पॉइंट क्लिपिंग भी आपसे डिस्कस करता हूं, तो उससे सीखोगे आप जरूर ये चीजें कैसे चलेंगी क्या चलेंगी। तो एक बार अगर मैं पॉइंट क्लिपिंग की आपसे बात करूं तो देखिए पॉइंट समझिएगा कि एक बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम हो सकता है साइड को समझने के लिए। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बना लेता हूं, और अगेन दैट इज लेट मी से x एंड दैट लेट मी से y, और पूरा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चल रहा हूं। तो मान लीजिए दैट इज x w एंड y w क्लियर करने के लिए। अब अगेन इस वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सब कुछ स्टडी नहीं कर रहे, तो एक स्पेसिफिक विंडो है जिसका पार्ट अपने को चाहिए। लेट मी ड्रॉ दिस विंडो, है ना। और अगेन इस विंडो को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो अगेन मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं लाइक दिस। तो ये x पे कहीं कट कर रहा है, अगेन दिस इज कटिंग x, और सिमिलरली y पे कट करेगा, दिस इज कटिंग y। तो अगर आप मुझे बताएंगे ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये वैल्यू क्या होगी, ऑफ कोर्स हमारा जो विंडो है आई थिंक उसका मिनिमम कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज हमारा जो विंडो है उसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो y के लिए विंडो का मिनिमम कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे अगेन y के लिए विंडो का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, है ना। तो चीजों को प्रैक्टिकली समझने के लिए आप चाहे तो मैं एक वैल्यू भी यहाँ पर मान लेता हूँ। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ABCD, जो विंडो के एंड पॉइंट्स हैं, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं लेट मी से 20, 30, और इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ अगेन लेट मी से 70, 30, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू तो सेम रहेगी, x की वैल्यू चेंज होगी। अच्छा ABC, यस, इसको D मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो आई थिंक दिस इज 20, मान लेता हूँ 90, एंड दिस विल आल्सो बिकम 70, 90। फॉलो कर पा रहे हैं, यानी कि x मिन की वैल्यू हो गई 20 और मैक्स की वैल्यू हो गई 70, यहाँ पर y मिन की वैल्यू हो गई 30 और y मैक्स की वैल्यू हो गई 90, है ना। तो ये जो आइडिया है ये तो अपने को पहले से पता होगा। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए हम 2-3 सैंपल ले लेते हैं, कैसे पता लगेगा ऑन द लाइन ऑफ द लाइन। लेट मी टेक दिस इज कॉल्ड पॉइंट 1, मैं इधर कहीं ले लेता हूँ लाइन के ऊपर, एक पॉइंट 2 अंदर ले लेता हूँ और एक इधर कहीं ले लेता हूँ, लेट मी से पॉइंट 3। पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट है ऑन द लाइन क्योंकि ये है, तो दैट इज आई थिंक 20 एंड समवेयर इन द मिडिल 20, 60 फॉर एग्जांपल, और ये कहीं बीच में आपको नजर आ रहा है, तो पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट होंगे फॉर एग्जांपल 40, 60, या 40, इसको ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ, 40, 50, और ये तो कहीं बाहर ही चला गया है, तो ये मान लीजिए 90, 120 समथिंग लाइक दिस। अब अगेन आप सोच के मुझे बताइए, कोई भी कोऑर्डिनेट या कोई भी x को, जो भी हम पिक्सल की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसका जो x पार्ट है, x एक्सिस है, क्या वो हमेशा हमारी रेंज में होना चाहिए अगर वो अंदर है तो कैन आई से इफ x इज देयर इट मस्ट बी इन द मिडिल, तो वो जो है लार्जर या इक्वल हो सकता है किससे, आई थिंक xw min से, और लेसर या इक्वल हो सकता है किससे, xw max से। क्या पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर जो हमारी रेंज है 20 से 7 तक, और सिमिलरली सिर्फ एक जगह सेटिस्फाई करोगे तो नहीं चलेगा। क्या यही आइडिया एंड y के लिए भी है? जी हाँ, तो y w min एंड देन y w max इस रेंज के अंदर है तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो अब अगर ये दोनों टेस्टिंग में कर लेता हूं तो आप मुझे बताइएगा हमारे लिए यहाँ पर रेंज क्या चल रही है। तो हमारा जो रेंज है दैट इज 20 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 70, और y के लिए इट इज 30 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 90। तो आप मुझे बताओ पॉइंट 1 जो है वो सेलेक्ट होगा कि नहीं। तो 20 x में दिखाऊं पहले, या तीनों लिख लेता हूं। पॉइंट 1 इज 20, 60, नाउ पॉइंट 2 is 40, 50, and point 3 is 90, 120. I think point 1 select हो जाएगा, शायद दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। Now 20 is greater than equal to 20 and less than equal to 70, तो ऑन द लाइन भी सेलेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And y जो 60 पार्ट है वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 60 is greater than equal to 30 and less than equal to 90। तो यहाँ पर एक बाउंड्री वैल्यू थी, बट क्लियरली आपको देना है कि बाउंड्री वैल्यू भी सेलेक्ट होगी। P2 देखिए 40 अगेन आई थिंक इज इन द रेंज एंड 50 इज आल्सो इन द रेंज, सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं क्या P3 सेलेक्ट होगा? P3 सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ मेरे ख्याल से समझ आ रही है बात कि पहला जो 90 है वो भी फेल हो रहा है, 120 जो है वो भी फेल हो रहा है, तो दोनों फेल हो रहा है, तो दिस पॉइंट विल नॉट बी सिलेक्टेड। अच्छा, एक और मेरे को पॉइंट समझ आ रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। अगर कोई पॉइंट दे देता मैं 4 एंड लेट मी से दिस इज 50, 110, ये सिलेक्ट होता कि नहीं?
तो ये x को तो सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखोगे x को सेटिस्फाई कर रहा है बट y को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जब तक आप एंड मैंने लिखा हुआ है, जब तक आप दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो P4 जो है 50,110 ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लिपिंग तो बहुत सिंपल है, इसको किसी एल्गोरिथम के नाम से भी नहीं बुलाते, दो रेंजेस आपके पास है, बस उन रेंज के बीच में आप चेक कर सकते हो और कहानी बता सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, पॉइंट क्लिपिंग वाला? यस। अब बात करते हैं लाइन क्लिपिंग के जो एक्चुअल आइडिया जिस पे खूब क्वेश्चन पूछे गए नेट के अंदर। तो जो एक रफ आइडिया है वो तो शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं कि यहाँ पर जब लाइन क्लिपिंग की हम बात करें तो 3-4 केसेस हो सकते हैं। क्या कुछ ऐसी लाइन हो सकती है विच आर एंटायरली इनसाइड द विंडो? जी हाँ, जैसे यहाँ पर ये P1 P2 वाली लाइन थी, तो टोटली हमें सेलेक्ट करनी है। कुछ लाइंस हो सकती है, लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं विच आर एक्जैक्टली आउटसाइड, तो वो पूरी तरह बाहर चले जाएंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों ही केस कुछ खास डिफिकल्ट हमारे लिए नहीं होते। प्रॉब्लम कौन करता है? वो लाइंस जो कट हमें ट्रिम करनी पड़ती है ना, यानी कि कुछ पार्ट बाहर है कुछ पार्ट अंदर है, तो अपने को देखना पड़ता है कि कितने पॉइंट्स तक हमें कंसीडर करना है और किस पॉइंट के बाद हमें इग्नोर करना है। अब बहुत सारे एल्गोरिथम्स अलग अलग आइडियाज हैं। पहले जिस आइडिया की मैं आपसे बात करूंगा दैट इज कॉल्ड कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिथम और कोहेन-सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, बिकॉज़ इसको हम पॉलीगन क्लिपिंग में पढ़ते हैं तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए दैट व्हाट इज लाइक लाइन क्लिपिंग एंड व्हाट इज पॉलीगन क्लिपिंग। ठीक, अब ये क्या करता है? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार अप्रोच है, बिकॉज़ पॉइंट क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आप कम से कम कॉस्ट में सॉल्व करो। तो शायद ये एल्गोरिथम बहुत कम कॉस्ट में इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? अगेन देखिए, मैं एक बार बैकग्राउंड आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट मी फर्स्ट टेक अ सेपरेट फिगर और उससे समझेंगे। देखिए, कोई भी जो विंडो हमारे पास है ना, तो मैं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मान लीजिए XY कोऑर्डिनेट छोड़ के सिर्फ विंडो ले रहा हूं, है ना। और विंडो के केस में अगेन आप चारों पॉइंट जानते हैं, तो अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है? दैट इज XW min एंड इस पॉइंट की बात करेंगे तो दैट इज XW max। सिमिलरली यहां पर दिस इज आल्सो YW min एंड दिस पॉइंट इज आल्सो YW max, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम कवर कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कर क्या होता है, बाकी पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं आइडिया पहले आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। यहाँ पर हम पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको अलग अलग कुछ सेगमेंट्स में कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और हमारा जो विंडो है उसको हम रेफरेंस मानते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं, वैसे टोटल कितने पार्ट कर दिए हमने अपने सिस्टम के? 9। तो आप बताएंगे 9 क्वाड्रेंट्स को या 9 पार्ट्स को अगर मेरे को एड्रेस करना है तो कितने बिट का कोड सफिशिएंट होगा? ओके, तो ये बात तो समझ आई। 3 में तो काम नहीं हो सकता, बिकॉज़ 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है? 8, और यहाँ पर कितने पार्ट है? 9, तो काम तो 4 में ही होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, बाइनरी कोड्स नहीं यूज करते, हम कुछ नए तरह के कोड्स इस्तेमाल करते हैं जिसको ये क्या बोलता है? बाइनरी रीजन कोड। अब रीजन कोड की क्या कहानी पहले ये समझा देता हूँ। देखिए, लॉजिकली अगर आप सेंटर पे बैठ के देखेंगे तो 2-3 आइडिया हो सकते हैं, या तो कोई आपसे टॉप में होगा या तो आपके बॉटम में होगा, देन या तो आपके लेफ्ट में होगा या तो आपके राइट में होगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बस यहाँ पर मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना बोल के मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बोल रहा होता हूँ। तो देखिए, मैं पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ, साइड में कोड आपको समझा रहा हूँ। टॉप, T स्टैंड्स फॉर टॉप, B स्टैंड्स फॉर बॉटम, देन राइट लेफ्ट। पहले राइट लेते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो अब ये एक कोड हमारा बन गया TBRL, और इसको यूज करके कैसे करते हैं अभी समझाता हूं। तो देखिए, जिस विंडो के अंदर हम हैं, आई थिंक इसका तो कोड हो जाएगा 0, बिकॉज़ अगर हम विंडो के अंदर हैं तो ना तो हम टॉप में है, ना तो हम बॉटम में है, ना तो हम लेफ्ट में है, ना तो हम राइट में है। अगर बहुत सिंपली मैं आपसे पूछूं, जस्ट विंडो के ऊपर ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, रीजन नजर आ रहा है, इसका क्या कोड होगा? वेरी गुड, अब आप खुद मेरे ख्याल से लिखना स्टार्ट कर देंगे। कैन आई से 1 फॉलोड बाय 3 टाइम्स 0? सोचिए, है ना। ओके, और अब मुझे बताइए इस विंडो के नीचे जो रीजन है उसका कोड क्या होगा? इस बार टॉप की वैल्यू 0 होगी, बॉटम की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड देन 0 0। अकॉर्डिंगली अगर इस आइडिया को आप लेफ्ट की तरफ लेके चलेंगे तो यहाँ कोड क्या होंगे? टॉप की वैल्यू 1 है और शायद लेफ्ट की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। यहाँ पर क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लास्ट बिट तो सब में 1 हो जाएगी, उसके बाद बॉटम और राइट वाली 0 हो जाएगी, राइट वाली भी 0 ही रहेगी, और यहाँ पर जैसे 0 0 नीचे आएंगे तो दिस इज लाइक 0। एक बार मुझे बताएं कि ये कोड मैं कैसे एलोकेट कर रहा हूँ कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिथम के हिसाब से, आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अच्छा, तो राइट हैंड साइड पे क्या लिख सकता हूँ? आई थिंक 1 0 1 0 एंड देन 0 0 1 0, लास्ट के 2 बिट तो सेम रहेंगे, 0 1 1 0। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पूरे आइडिया को विंडो कोड के हिसाब से रीजन कोड का आइडिया लेके हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। मुझे बताएं क्या यहाँ तक का पॉइंट समझ आ रहा है क्या? यस। अच्छा, अब अगेन आई कैन गो स्टेप बाय स्टेप, बट कुछ आइडियाज हैं जो मेरे को समझने हैं, या कुछ सैंपल केस अपने को लेने हैं, यहीं पे मैं पूरा एल्गोरिथम ही आपको समझा देता हूं। एक छोटा सा डेरिवेशन अपने को करना होगा, वो खैर अपन बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले अपने को कुछ बेसिक बात समझनी है। तो कुछ सैंपल केस हम ले लेते हैं ना, जैसे सारे केस कवर कर पाए। एक लाइन ले लेते हैं विच इज परफेक्टली इनसाइड, एक दो एग्जांपल ले सकते हैं लाइंस विच आर लेट मी से परफेक्टली आउटसाइड, समथिंग लाइक दिस। एक लाइन इधर से इधर चली गई, और मे बी वन लाइन इज लाइक हियर टू हियर, और कुछ लाइंस ऐसी हो सकती हैं विच आर पासिंग थ्रू, है ना। तो लेट मी से दिस कुड बी अ लाइन विच इज गोइंग थ्रू द रीजन, एंड दिस कुड बी लाइन विच इज कटिंग हियर, एंड लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। तो अब अगेन अगर मैं जल्दी से इनके एंड पॉइंट्स भी लिख देता हूं तो जस्ट नंबर एलोकेट कर देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल 6 लाइंस हमने ली हैं। आप मुझे बताओगे आउट ऑफ दो 6 लाइन कितने लाइंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे? टच भी आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, 2 लाइंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब इनको देखिए सोचना पड़ेगा आपको, वैसे जिसने एल्गोरिथम से बहुत दिमाग लगा कि कम कॉस्ट में काम कैसे हो, तो अगर मैं बहुत सिंपल सा आइडिया आपसे पूछूं, और आइडिया क्या है, अगर हम दोनों एंड पॉइंट्स को एंड करें, फॉर एग्जांपल मैं पहली लाइन लेता हूं 1 और 2, है ना। तो अगर 1 का 2 का दोनों का मैं कोड आपसे पूछूं, 1 का कोड क्या है? 1 0 0 1, 1 वर्टेक्स का रीजन क्या है? 1 0 0 1, है ना। सिमिलरली 2 का कोड क्या है? 1 0 1 0। अगर हम दोनों का बिट वाइज एंड करें, देखिए क्या करें, बिट वाइज एंड कर रहे हैं, तब बताओगे रिजल्ट क्या आएगा? बिट वाइज एंड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 0 0 1। तो समझने की बात क्या है, क्या रिजल्ट परफेक्टली 0 आ रहा है या समथिंग एल्स कुछ और आ रहा है? रिजल्ट कुछ और आ रहा है ना, एक्जैक्टली 0 तो नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फिर हम दूसरे तरीके सोचते हैं, हमारे लिए सोचना आसान है। अगर कोई भी लाइन ऐसा है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं, लेट मी से अगर वो x से y पे जा रहा है, अगर x भी 4 0 है और y भी 4 0 है, तो क्या वो लाइन सेगमेंट तो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे आसान हो सकता है ये तो, बिकॉज इफ दैट इज द केस, तो मैं केस बाय केस लिख सकता हूं। तो फर्स्ट केस की बात कर लेता हूं, तो फॉर एग्जांपल 7 और 8 है, तो क्या ये लाइन पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा? बिकॉज 7 का भी कोड सेम है, रीजन कोड 8 का भी रीजन कोड सेम है, तो यहां पे एंड और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके,
ये आइडिया सिंपल है। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर दोनों ये नहीं है, यानी कि अगर ये है तो ये तो हमने कर लिया, अगर ये नहीं है इसका मतलब कम से कम एक वन तो जरूर आया कोड में। कैन आई से दिस? अगर केस 1 नहीं है तो केस 2 में कम से कम एक 1 तो आया है। अच्छा, अगर एक 1 आया है तो यहां पर फिर वही जो मैं आपसे बोल रहा हूं एंड वाला आइडिया हम यूज कर सकते हैं। वो कैसे? अब जैसे अगेन ये जो सैंपल है 1 और 2 का, तो उसको मैं नीचे लिख लेता हूं 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0। इनका जब मैं एंड कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट में एक 1 आ रहा है? तो समझने की बात ये है, अगेन आप फॉलो करिएगा इस बात को, कि यहां पर अगर कोई 1 ऐसा है जो दोनों पोजीशन में होल्ड कर रहा है तो क्या इस लाइन को हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं? जैसे इससे पहले हमने टोटली सेलेक्ट किया है, ऑब्जर्व करिएगा, क्या इस लाइन को हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं? जैसे अगर आप 3rd और 4th वाला केस भी देखें तो यहां पर आ रहा है 0 0 0 1 एंड 0 1 0 1, तो इसको आप देखेंगे यहां पर भी 1 आ रहा है रिजल्ट में। तो मैं ऐसा बोल दूं, अगर दोनों एंड पॉइंट को एंड करने पर रिजल्ट में एक बार भी 1 आ जाए तो उसको कंसीडर करना है या इग्नोर कर देना है? उसको बिना किसी डाउट के आपको इग्नोर कर देना है ना? तो ऐसा अगर मैं करूंगा तो अगर मैं क्रॉस मार्क कर दूं कौन कौन सी लाइन जो है उनको हमने सॉल्व कर लिया, मेरे ख्याल से 8 7 7 8 को सॉल्व कर लिया, राइट मार्क कर देता हूं। 1 और 2 को भी सॉल्व कर लिया, ऑल्दो इस पे क्रॉस मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, है ना? बट इसके अलावा कुछ ऐसे केस हैं जिन पे हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा जो कट कर रहा है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल केस, टेक दिस 5 6 वाला केस, है ना? तब ये अगर 5 6 वाला केस आप इमेजिन करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से आपको देख के समझ आएगा कि इन दोनों क्या 5 और 6 दोनों के चारों कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, यस और नो? नहीं, 0 0 तो नहीं। अगर 0 0 होते तो ये फर्स्ट वाला स्टेप में कवर हो जाते, तब तो ये परफेक्टली इनसाइड हो जाता। लेकिन जब मैं इन दोनों को एंड कर रहा हूं तो क्या कभी भी मेरे को 1 मिल रहा है किसी भी पोजीशन पे? नहीं, क्योंकि अगर मैं 0 0 0 1 और 0 0 0 0 को एंड करता हूं तो मेरे को चारों 0 मिल रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब ये बात आपको समझ लेनी है कि ना तो ये परफेक्टली इनसाइड है ना तो परफेक्टली आउटसाइड है, ये हमारे रीजन को कट कर रहा है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? अगर देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट है अगर दोनों कोड को एंड करने के बाद आपको 0 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा तो बहुत आसानी से एलिमिनेट कर दीजिए। बट अगर 0 मिल रहा है इसका मतलब आपके रीजन को कट कर रहा है, आपके विंडो को कट कर रहा है। अब इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है? ओके, अभी काम कैसे करते हैं मैं बहुत सिंपल आइडियाज आपको बता देता हूं, बाद में इसके लिए हम स्पेसिफिकली आप चाहेंगे तो इक्वेशंस भी डिराइव कर लेंगे। तो मैं कुछ भी कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं न्यूमेरिकल ताकि समझ सकें। मान लीजिए दैट इज 20, 30 मान लेता हूं एंड दैट इज अगेन 70, 30। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेंगे, नाउ दैट इज 20 एंड दैट इज 70 और y एक्सिस पे मान लेता हूं सपोज दिस इज 90। सेम जो एग्जांपल हम ले रहे थे अभी, ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं और 5 और 6 के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको पहले से गिवन होंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैं बोल देता हूं 5 जो है वो ऊपर है, सो लेट मी से दिस इज 10 x के हिसाब से और दिस इज समवेयर 40 और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिस इज 40 एंड दिस इज 50। चलेगा? तो 10, 40 एंड 40, 50 ये दो पॉइंट्स हैं। तो एक बात पहले आपको समझ लेनी पड़ेगी, क्या 6 तो पूरी तरह सेम रहने वाला 40 60 40 50? यस। अब मेरे को शायद एक नया पॉइंट कैलकुलेट करना है 5 डैश, जिससे 6 तक का मेरे को पार्ट लेना है और 5 से 5 डैश तक का पार्ट इग्नोर कर देना है। क्या बात समझ आ रही है? ओके, तो इस बात को मैं समझाता हूं। और यहां पर अगर आपको याद हो एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी स्लोप की, स्लोप काम आ सकता है। स्लोप बताओगे क्या? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने स्लोप। स्लोप इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। एम आई ट्रू? यस। अच्छा, अब अगर ये चीज हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर देखें तो मान लीजिए 6 को तो मैं फिक्स मान लेता हूं और इस इक्वेशन को लॉजिकली दो बार फिल करता हूं, तो मैं दोबारा लिखता हूं y2 minus y1 एंड देन x2 minus x1। अच्छा, एक पॉइंट और डायरेक्टली पूछ लेता हूं, ये जो पॉइंट 5 डैश है क्या इसका x कोऑर्डिनेट मेरे को पहले से पता है? जस्ट 20। बिकॉज़ देखिए जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, यहां पर x की वैल्यू तो सेम है। दरअसल हमें सिर्फ किसकी वैल्यू पता लगानी है? y की वैल्यू। ऑल्दो अगर मैं ऊपर वाली लाइन लूंगा फॉर एग्जांपल बाद में जब हम या 11 12 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर शायद हमें y की वैल्यू 30 पहले से पता होगी, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो दोनों में से एक पॉइंट तो पहले से पता होता है, बस दूसरा पॉइंट ही हमको फिगर आउट करना होता है ना? तब मैं देखिए काम करता हूं, आप मुझे बताएं एक आइडिया, जो स्लोप है 5 6 का या 5 6 का क्या स्लोप सेम रहेगा? अगर मैं उस लाइन का छोटा सा पार्ट पूरा स्लोप तो सेम, उसमें कोई चीज नहीं है। तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों स्लोप आपस में इक्वेट कर रहा हूं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिख रहा हूं, व्हाट इज y2 है 50, y1 है 40 डिवाइडेड बाय x2 है 40 और x1 है 10। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 50 minus 40 डिवाइडेड बाय 40 minus 10, है ना? तो ये मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक व्हिच इज 10 डिवाइडेड बाय 30। फॉलो कर पा रहे हो? 1/3। वहीं राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज आपको पता है, कुछ वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे y2 की वैल्यू क्या है? y2 50 है माइनस y1 की वैल्यू आपको नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 40 है माइनस x1 की वैल्यू पता है वो 20 है। और ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो 10/30 इज इक्वल्स टू 50 माइनस y1 डिवाइडेड बाय 20। तो ये तो आप कट कर लीजिए जितना सिंपलीफाई हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो 20 इज इक्वल्स टू दिस इज 3 into 50 माइनस y1। अगर y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 20 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 3y1 और 3y1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस में माइनस 120 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 40 आ जाएगी। एक बार देखिए मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूं क्या? अच्छा नहीं सॉरी, 130 होगा। 130 आई थिंक डिवाइड बाय 3, है ना? और 130 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यू विल गेट समथिंग अराउंड 43.33। तो मेरे को समझ आ गया भाई कि ये जो कट है ये कट लगेगा लगभग 43.33 पे। तो आप मुझे बताएं क्या इस तरह से बाकी जितने भी लाइन सेगमेंट है जो कट कर रहे हैं हम किसी के भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज़ स्लोप हमको पता है और एक कोऑर्डिनेट हमको पता है। ध्यान से सोचिएगा, ये जो वर्टिकल कट है, वर्टिकल में अपने को x की वैल्यू पता है और जो हॉरिजॉन्टल कट है उसमें अपने को y की वैल्यू पता है ना? तो यही बेसिकली हमारा जो कोहेन-सदरलैंड एल्गोरिथम है वो है। तो अगेन नेक्स्ट क्लास में जो एल्गोरिथम होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराऊंगा कि किस तरह से चल रहा है, लेकिन वर्किंग मैंने आपको पहले से बता दिया है कि आपको स्टेप नंबर 1 में बताओगे स्टेप नंबर 1 में क्या करना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है? स्टेप नंबर कोड लिखने हैं। गुड। स्टेप नंबर 2 में अगर दोनों के सारे एंड पॉइंट 0 0 0 हैं तो उसे अंदर मान लेना है, स्पेशल केस है, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर 0 0 नहीं है तो एंड करना है और रिजल्ट में अगर एक भी 1 है तो इग्नोर कर देना है।
और थर्ड और लास्ट पॉइंट, अगर एंड पॉइंट में 1 है लेकिन एंड करने के बाद 0 आ रहा है तो आपको क्लिपिंग करना पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से क्लिपिंग कैसे करना है स्लोप के साथ आप कर सकते हैं। हालांकि अब आप चाहेंगे तो देखिए एल्गोरिथम में हम इस इक्वेशन को डिराइव करके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मैंने भी बस आपको डिराइव नहीं कराया, लेकिन जो स्लोप का बेसिक आइडिया वो सेम है जिसको यूज करके मैं कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी मैंने ड्रॉ किए हैं, उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन जून 2016 में पूछा गया था, सेम आइडिया है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, तो सिर्फ एक ही पॉइंट कैलकुलेट कराते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको एक बार सॉल्व करिएगा, इस पे बात करेंगे, और फिर इसका एक और जो एल्गोरिथम है, सेकंड एल्गोरिथम लाइन क्लिपिंग और पॉलीगन क्लिपिंग को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यस, ठीक है। बाकी अगेन मैं आपको याद दिला दूं, शाम में आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट है, तो इसको प्लीज मिस मत करिएगा। टाइमिंग हमारा चेंज है आज से, तो 1 घंटा डिले है, तो 7 to 8:30 हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके।